सुप्रभात बच्चों। हर घर पाठशाला के आज के अंक में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के पाठ 7 भू आकृतियां तथा उनका विकास। मैं हूं लेखा शर्मा। आप सभी का पुनः स्वागत है। इस पाठ में अब तक आपने जाना कि भू आकृतियाँ क्या होती हैं, प्रवणता संतुलन के विभिन्न कारक कौन से हैं, प्रवाहित जल नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ स्थल स्वरूपों के बारे में आपने जाना, भौम जल द्वारा निर्मित स्थल स्वरूपों के बारे में जाना, हिम नदी द्वारा निर्मित स्थल स्वरूपों के बारे में जाना, तरंग व धाराओं द्वारा निर्मित स्थल स्वरूपों के बारे में जाना। आज हम इस पाठ के अंतिम टॉपिक पवनों की अपर्दन तथा निक्षेपण क्रियाओं द्वारा बनने वाले स्थल रूपों का अध्ययन जो है वो करेंगे। प्यारे बच्चों, अन्य गतिमय साधनों जैसे बहता हुआ जल, हिम नदी, सागरीय तरंगे और भूमिगत जल की तरह पवने भी प्रवणता संतुलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं। पवने मरुस्थलीय प्रदेशों में जहाँ पर आर्द्रता कम होती है, नमी कम होती है, उन प्रदेशों में प्रवणता संतुलन का एक महत्वपूर्ण कारक है। पवने भी अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण की प्रक्रियाओं द्वारा अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। पवन द्वारा होने वाले अपर्दन को हम वातीय अपर्दन या विंड इरोजन के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं पहले ये वातीय अपर्दन कितने प्रकार का होता है। वातीय अपर्दन जो है प्रमुखतः 3 प्रकार का होता है। वातीय अपवहन, विंड डिफ्लेशन, वातीय सन्निघर्षण, विंड एट्रिशन, और वातीय अपघर्षण यानी विंड एब्रेजन। वातीय अपवहन क्या होता है? जब पवने भौतिक अपक्षय द्वारा टूटी हुई चट्टानों के कणों को किसी स्थान से अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, अर्थात पवनों ने उस स्थान का अपर्दन किया है, तो ऐसे अपर्दन को हम वातीय अपवहन के नाम से जानते हैं। उसके बाद वातीय सन्निघर्षण। अब पवने अपने साथ किसी स्थान से जो धूल कण उड़ा कर ले जाती हैं, वह धूल कण पवनों के साथ चलते हुए आपस में टकराते हैं और एक दूसरे को कुतरते हैं और घिसते हैं। इन धूल कणों के इस प्रकार एक दूसरे से टकराकर घिस जाने को ही वातीय सन्निघर्षण के नाम से जाना जाता है। वातीय अपर्दन का यानी पवनों द्वारा होने वाले अपर्दन का तीसरा प्रमुख प्रकार है वातीय अपघर्षण। जब पवनों के साथ उड़ते हुए धूल कण अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों से टकराते हैं, तो वो क्या करते हैं, वह धूल कण उन चट्टानों को कुतरते हैं, खुरचते हैं। इन धूल कणों द्वारा चट्टानों के इस प्रकार कुतरने और खुरचने को ही वातीय अपघर्षण के नाम से जाना जाता है। तो ये था पवनों द्वारा होने वाला 3 प्रकार का अपर्दन। अब बात करते हैं कि पवनों द्वारा होने वाला अपर्दन यानी वातीय अपर्दन किन कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। तो 3 प्रमुख कारक हैं जिनसे पवनों द्वारा होने वाला अपर्दन प्रभावित होता है। पहला पवन का वेग, दूसरा चट्टानों के लक्षण और तीसरा चट्टानों की ऊंचाई। पवनों द्वारा होने वाला अपर्दन प्रमुखता पवनों के वेग पर, गति पर निर्भर करता है। जितना अधिक वेग होगा पवनों का, उतना ही अधिक वो अपर्दन करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नदियों के जल का जितना अधिक वेग होता है, वह उतना ही कटाव जो है वो करती है, और जितना कम उनका वेग होगा उतना ही उनके द्वारा अपर्दन भी कम होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक वेग वाली पवनों में धूल कण अधिक ले जाने की क्षमता होती है। हम जानते हैं पवनों में जो उपस्थित धूल कण हैं वो पवनों के औजार होते हैं। तो जितने अधिक औजार होंगे, जितना अधिक वेग होगा, उतने अधिक औजार होंगे, उतना अधिक वो अपर्दन कर पाएंगी, और जितना कम वेग होगा उनकी औजार ले जाने की क्षमता उतनी कम होगी और वह उतना ही कम अपर्दन कर पाएंगी। दूसरा प्रमुख कारक है वो है चट्टानों के लक्षण। चट्टानों के लक्षण
चट्टानें किस प्रकार की हैं? कठोर हैं, मुलायम हैं, चट्टानों में दरारें हैं, छिद्र हैं, चट्टानों के कण आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इन सब बातों पर भी पवनों द्वारा होने वाला अपर्दन निर्भर करता है। अगर मुलायम चट्टानें होंगी तो उनका अपर्दन कठोर चट्टानों की तुलना में तेजी से होगा। इसी प्रकार से अगर ऐसी चट्टानें हैं जिनमें दरारें और छिद्र हैं तो उनका अपर्दन जो है वो संगठित चट्टानों की तुलना में अधिक तेजी से होगा। तीसरा कारक वायु द्वारा होने वाले अपर्दन को जो प्रभावित करता है वो है चट्टानों की ऊंचाई। चट्टानों के ऊंचे भागों का अपर्दन वायु द्वारा कम होता है और धरातल के साथ लगते हुए भागों का अपर्दन अधिक होता है। ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पवनों के निचले भाग में मोटे धूल कण और धूल कणों की मात्रा जो है वो अधिक होती है। पवनों की जो क्षमता होती है वो धरातल के साथ वो अधिक भारी धूल कणों और अधिक संख्या में धूल कणों को ले जा सकती है, जिसके कारण चट्टानों के निचले भागों का अपर्दन अधिक होता है। जबकि ऊंचाई वाले भागों में अपने ऊपरी पवन जो है अपनी ऊपरी परतों में कम मात्रा में तथा बारीक धूल कणों को ले जाने में ही सक्षम होती है, जिसके कारण चट्टानों के ऊपरी भागों में अपर्दन जो है वो कम होता है। तो ये था अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक। अगली बात करते हैं वो है चट्टानों की। अब हम जो विशेष इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि अपर्दन, पवनों की अपर्दन क्रिया द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ और पवनों की निक्षेपण क्रिया द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप जानते हैं पवनें जो हैं वो प्रमुखतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रवणता संतुलन का एक महत्वपूर्ण कारक है। वहीं पर इनके द्वारा अधिकतर प्रमुख स्थलाकृतियाँ बनती हैं जिनमें पेडिमेंट, प्लाया, पोहानगर्त, गुहा, छत्रकशैल, ज्यूजन, यारडांग, डीकांट, इंसेलबर्ग, मेसा और ब्यूट आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेडिमेंट और पदस्थली की। पेडिमेंट क्या होता है? मरुस्थलीय प्रदेशों में पर्वतों के पैरों पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित पाए जाने वाले मंद ढाल के चट्टानी तल को पेडिमेंट कहा जाता है। मंद ढाल वाला जो चट्टानी तल होता है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाले पर्वतों के पैरों के पास, उसको पेडिमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण जो है वो पर्वतों के अपर्दन के कारण होता है। पर्वतों का क्षैतिज अपर्दन और जो चादर बाढ़ अपर्दन होता है, शीट फ्लड इरोजन होता है, उन दोनों के संयुक्त प्रभाव से पर्वत घिसते रहते हैं और इस प्रकार से पेडिमेंट का निर्माण जो है वो होता रहता है। और पेडिमेंट का निर्माण होते पर्वतों के घिसने के कारण अंततः वह अवशिष्ट पर्वतों के रूप में रह जाते हैं। और मरुस्थलीय प्रदेशों में जब ऐसी कोई एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा कोई भी उच्च धरातल जो है बिना किसी आकृति वाले एक मैदानी भाग में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ही पेडिप्लेन के नाम से या पदस्थली के नाम से जाना जाता है। दूसरी प्रमुख आकृति या स्थल स्वरूप वो है प्लाया। प्लाया कहते हैं मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली उथली जल की झीलों को। ये झीलें किस प्रकार से बनती हैं? इन झीलों में लवणों के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं और ऐसा इसलिए होता है, लवणों के विशाल निक्षेप इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इन झीलों में कम पानी होता है जो कि बहुत थोड़े समय तक रहता है और वाष्पीकरण के कारण वह भी खत्म हो जाता है। और उसके उपरांत इन झीलों में केवल लवणों के निक्षेप ही पाए जाते हैं। अब प्लाया किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं? मरुभूमियों में पर्वतों और पहाड़ियों से घिरे हुए बेसिनों में अपवाह के मुख्यतः बेसिन के मध्य में होने के कारण, यानी उन पर्वतों और पहाड़ियों से जिनका पानी किसी एक केंद्रीय भाग की तरफ जाता हो, वहाँ पर जाने के कारण लगातार वहाँ पर अवसाद जमा होते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बेसिन के मध्य में एक समतल मैदान का निर्माण हो जाता है और इस मैदान में जल के एकत्रित हो जाने से जो झील बनती है उसे प्लाया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है अपवाहन गर्त।
पवनों की अपर्दन क्रिया द्वारा बनने वाली एक महत्वपूर्ण आकृति है। मरुस्थलीय प्रदेशों में इनका निर्माण जो है अपवहन क्रिया के द्वारा होता है। और अपवहन गर्त होते क्या हैं? मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाले उथले गर्तों अथवा गड्ढों को अपवहन गर्त के नाम से जाना जाता है। ये गड्ढे कभी कभी इतने गहरे हो जाते हैं कि भौमजल स्तर को तक पहुंच जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मरुस्थलीय प्रदेशों में जो है मरुद्यान बन जाते हैं। इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है कि जब मरुस्थलीय प्रदेशों में तेज पवनें लगातार एक ही दिशा में स्थायी रूप से चलती रहती हैं, तो वह एक ही क्षेत्र से लगातार पदार्थों को उठाती रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस स्थान पर गड्ढों का निर्माण हो जाता है। यह गड्ढे लगातार पवनों के अपर्दन के कारण गहरे होते चले जाते हैं, जिन्हें अपवहन गर्त के नाम से जाना जाता है। अगली आकृति है गुहा। मरुस्थलीय प्रदेशों की चट्टानों में पाए जाने वाले छोटे गड्ढों को, उथले गर्तों को वात गर्त यानी ब्लोआउट्स तथा गुहिकाओं अर्थात गहरे और बड़े गड्ढों को गुहा कहा जाता है। अगर आप कभी मरुस्थलीय प्रदेशों में जाओ तो वहाँ पर चट्टानों में आप देखोगे कि आपको छोटे और बड़े और गहरे विस्तृत गड्ढे देखने को मिलते हैं। तो जो छोटे गड्ढे हैं उन्हें वातगर्त कहा जाता है, और जो बड़े विस्तृत गड्ढे हैं उन्हें गुहाओं के नाम से जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति का कारण है कि जब वायु अपनी परिवहन प्रक्रिया के दौरान धूल कणों को अपने साथ ले जा रही होती है, तो वह धूल कण अपने मार्ग पर, जो वायु के मार्ग पर धरातल पर पड़ने वाली चट्टानें आती हैं, उन चट्टानों से जब वो टकराते हैं तो यह धूल कण औजार की तरह कार्य करते हुए इन धरातलीय चट्टानों में अपघर्षण के द्वारा छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करने लगते हैं, और इन छोटे गड्ढों को ही हम वातगर्त के नाम से जानते हैं। जब ये वातगर्त यानी छोटे गड्ढे बहुत अधिक बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें इन्हें गुहा के नाम से जानते हैं, यानी गुफाओं के नाम से जानते हैं। अगली प्रमुख आकृति है वो है छत्रक शैल, टेबल तथा पीठिका शैल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थलाकृति है। अगर कभी आप मरुस्थलीय प्रदेशों में जाओ और आपको कुछ इस प्रकार की चट्टानें देखने को मिलें तो आप समझ जाइए कि इन्हें जो है वो छत्रक शैल के नाम से जाना जाता है। छत्रक शैल ये मशरूम की तरह दिखाई देती है। इनका निचला भाग पतला और ऊपरी भाग जो है वो विस्तृत यानी चौड़ा होता है, और इन्हें छत्रक शैल इसलिए कहते हैं क्योंकि छाते या मशरूम की तरह दिखाई देती हैं। अब इनके बनने का कारण क्या है? तो इनके उत्पत्ति का कारण है वातीय अपघर्षण। पवनों द्वारा होने वाला अपघर्षण प्रकार का जो अपर्दन है वो इनके बनने का कारण है। रेत के जो मोटे और भारी कण निचली परत में अधिक होते हैं, हमने जाना ऊपरी परत में कम होते हैं। तो जब मरुस्थलीय प्रदेशों में चट्टानें होती हैं उनके निचले भागों का तो अपर्दन लगातार होता रहता है, अधिक होता है, लेकिन ऊपरी भागों का कम होता है, और एक लंबे समय के बाद ये चट्टानें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। इन्हें हम छत्रक शैल तथा टेबल और पीठिका शैल के नाम से जानते हैं। अगली प्रमुख आकृति है जीवजन। ये कटक आप देख रहे हैं, ये कटक और खातिका वाली स्थलाकृतियां हैं, इस प्रकार से दिखाई देती हैं वास्तव में। और इनकी उत्पत्ति का कारण चट्टानों के विभिन्न भागों में वायु पर्दन की दर का अलग अलग होना होता है। जूजन उन क्षेत्रों में बनते हैं मरुस्थलीय भागों में जहां पर कठोर और मुलायम चट्टानें इस प्रकार से क्षैतिज अवस्था में एक दूसरे के ऊपर पाई जाती हैं, और उन चट्टानों में अगर संधियां हैं तो क्या होगा? पवनों की अपर्दन क्रिया के द्वारा वो संधियों से इस प्रकार से पवन अपने अपर्दन के द्वारा नालियों का निर्माण करेगी, और उसके परिणाम स्वरूप जो मृदुल चट्टानें हैं वो शीघ्र घिसकर संकरी हो जाती हैं, लेकिन कठोर चट्टानें खड़ी रहती हैं और इस प्रकार से एक मेज की भांति दिखाई देती हैं, जिन्हें जीवजन कहा जाता है। अगली आकृति है यार्डांग। ये भी कटक और खातिका वाली स्थलाकृति है। इनका निर्माण भी मरुस्थलीय प्रदेशों में वायु की अपर्दन क्रिया के द्वारा होता है,
और इनकी उत्पत्ति का जो कारण है वो ये होता है कि जहाँ पर आपके कठोर और मुलायम चट्टानें, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि कठोर और मुलायम चट्टानें जो है अब ऊर्ध्वाधर दिशा में एक दूसरे के समानांतर है। तो ये इससे क्या होता है, पवनों की अपर्दन क्रिया के द्वारा मुलायम चट्टानों का अपर्दन तेजी से हो जाता है, लेकिन कठोर चट्टानें उसी प्रकार से उनका अपर्दन तुलनात्मक रूप से कम होता है, वह उसी प्रकार से खड़ी रहती हैं। अपर्दन कम होता है लेकिन वो नुकीली होती चली जाती हैं, नुकीले खंभों की तरह या कठोर चट्टानें दिखती हैं और इन्हें ही यारडांग के नाम से जाना जाता है। वास्तविक रूप से यारडांग कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। उसके उपरांत आता है अगली स्थलाकृति है ड्रीकांट। मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाले ऐसे त्रिकोणाकार पत्थर के टुकड़ों को ड्रीकांट के नाम से जाना जाता है। ये कैसे बनते हैं, देखिए मरुस्थलीय प्रदेशों में जो पर्वत होते हैं वहाँ से चट्टानों के बड़े टुकड़े वो टूटकर पर्वतों से नीचे लुढ़क जाते हैं। जब वो निचले भागों में पर्वतों के पैरों के पास आ जाते हैं तो वहाँ पर वायु तीन तरफ से उन पर प्रहार करती है, उसका अपर्दन करती है और इस प्रकार से उन्हें त्रिकोणाकार पत्थरों के रूप में परिवर्तित कर देती है। अगली आकृति है उसे कहते हैं इंसेलबर्ग। मरुस्थलियों की सपाट नीची भूमि पर एकदम ऊपर उठे हुए इस प्रकार की अवशिष्ट पहाड़ियों को इंसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। कठोर चट्टानों से बने हुए इंसेलबर्ग जो है वो गुंबदनुमा होंगे, जबकि दूसरी तरफ आपके मुलायम चट्टानों से बने हुए इंसेलबर्ग वो शंकुआकार के होते हैं। अब है इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, इनकी उत्पत्ति का कारण है वातीय अपघर्षण तथा प्रवाहित जल का अपर्दन। अगली और अंतिम जो अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित आकृति है वो है मेसा और ब्यूट। मेसा एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मेज। तो क्षैतिज परतों वाली चट्टानों से बने ऐसे चपटे शीर्ष वाले भागों को मेसा के नाम से जाना जाता है। ये छोटे आकार की पहाड़ियों को ब्यूट कहा जाता है और ऐसे चपटे शीर्ष और तीव्र ढाल वाले जो पठारी भाग होते हैं उनको मेसा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ आप इन चित्रों में देख सकते हैं। इनकी उत्पत्ति का कारण भी वातीय अपघर्षण तथा कठोर व मुलायम चट्टानों का क्षैतिज अवस्था में पाया जाना होता है। पवनों की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनने वाले स्थलाकृतियाँ, पवनें जो हैं वो निक्षेपण का कार्य करती हैं, क्योंकि जब पवनों की कणों को अपने साथ ले जाने की जब क्षमता उनकी कम हो जाती है तो वो उन कणों को किसी स्थान पर एकत्रित करना प्रारंभ कर देती है। पवनों द्वारा धूल कणों को एकत्रित करने की इसी प्रक्रिया को हम निक्षेपण का नाम देते हैं, उसे निक्षेपण के नाम से जानते हैं। जब पवनें इस प्रकार से धूल कणों का निक्षेपण करती हैं तो कुछ आकृतियों का जन्म होता है, जिनमें जो प्रमुख आकृतियां हैं वो है बालू के टीले और लोयस। बालू के टीले जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बालू के विशाल टीले जो पवनों की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनते हैं उन्हें हम बालू के टीले कहते हैं। ये टीले जो है इनकी आकृति पहाड़ जैसी होती है या एक लंबी कटक की तरह होती है और इनकी उत्पत्ति का कारण है कि जब कभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनों के मार्ग में कोई भी बाधा आ जाती है तो वहाँ पर बालू के टीलों का निर्माण होता है। इन बालू के टीलों का ढाल जो है साधारण होता है, वायु की दिशा में और विपरीत दिशा में खड़ा होता है। ये धीरे धीरे आगे खिसकते रहते हैं, लगभग 5 मीटर से 30 मीटर प्रति वर्ष की दर से ये आगे खिसकते रहते हैं और अगर इनके पैरों के पास वनस्पति उग जाए तो ये स्थायी भी हो जाते हैं। अब है बालू के टीलों के प्रकार। अनेक प्रकार के बालू के टीले पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है बरखान। इस प्रकार से चांद की आकृति की तरह है, अर्ध चंद्रमा की आकृति की तरह पाए जाने वाले बालू के टीलों को बरखान के नाम से जाना जाता है। इसकी जो दो भुजाएं हैं वो पवनों की दिशा के, देखिए इस तरफ से पवन आ रही है, इसी की दिशा के जो है वो बिल्कुल अनुरूप होती है। उसके बाद आता है आपका दूसरा, और ये जो बरखान होते हैं ये बहुत बड़े टीले होते हैं, इनके निर्माण के लिए बहुत ही बालू की आवश्यकता जो है वो होती है। दूसरे प्रकार के टीले हैं, उन्हें हम कहते हैं परवलयिक यानी पैराबोलिक बालू का
टीले, इनका निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ रेतीले धरातल पर थोड़ी बहुत वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि आप इस प्रकार से इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो जहाँ पर थोड़ी बहुत वनस्पति पाई जाती है, और ये जो टीले होते हैं, इन की जो दिशा होती है, इनकी जो आकृति होती है, वो बरखान से अलग होती है, अर्थात इनकी भुजाएं पवनों की दिशा के विपरीत निकली होती हैं। फिर आता है सीफ। ये बरखान की तरह ही होते हैं, बरखान टीलों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी केवल एक ही भुजा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पवनों की दिशा में बदलाव हो जाने के कारण इनकी केवल एक ही दिशा होती है। और सीफ की जो ये एक ही भुजा होती है वो ऊंची होती है और अधिक लंबाई में विकसित ये हो सकती है। अगले जो टीले आते हैं वो आते हैं अनुदैर्ध्य टीले। अनुदैर्ध्य टीले कहा जाता है जब एक अत्यधिक लंबाई और कम ऊंचाई के टीले वायु की दिशा में ही बालू के इकट्ठा हो जाने से बन जाते हैं, तो इन्हें हम जो है वो अनुदैर्ध्य टीलों के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के टीलों का निर्माण तब होता है जब रेत की आपूर्ति कम होती है, वो पवनों की दिशा स्थायी रहती है। उसके बाद आता है अनुप्रस्थ टीले। अनुप्रस्थ टीले तब बनते हैं जब पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले, ये इस प्रकार से पवन चल रही है, उसकी दिशा के बिल्कुल समकोण पर बनने वाले टीलों को अनुप्रस्थ टीलों के नाम से जाना जाता है। इनके निर्माण के लिए पवनों की दिशा का निश्चित होना, यानी ये टीले वहाँ बनते हैं, कहाँ बनते हैं, प्रचलित पवनों के क्षेत्रों में बनते हैं। उन मरुस्थलीय भागों में जहाँ पर प्रचलित पवनें चलती हैं वहाँ पर इन टीलों का निर्माण होता है। इनके निर्माण के लिए पवनों को दिशा का निश्चित होना आवश्यक होता है। उसके उपरांत आता है दूसरी जो प्रमुख स्थलाकृति है निक्षेपण क्रिया द्वारा पवनों की बनने वाली, वो है लोयस। लोयस पवनों द्वारा बहाकर उड़ाकर लाई गई हल्के भूरे या पीले रंग की आटे के समान बहुत बारीक गोल कण वाली मिट्टी को लोयस के नाम से जाना जाता है। पवनें बहुत दूर तक इस प्रकार के कणों को परिवहन करके ले जाती हैं और उन्हें किसी स्थान पर एकत्रित करती रहती हैं। एक लंबे समय तक इन कणों के उस स्थान पर एकत्रित हो जाने के कारण एक समतल मैदानी भाग का निर्माण होता है, जिसे लॉयस मैदान के नाम से जाना जाता है। तो लॉयस मैदान पवनों की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। तो ये था पवनों की अपर्दन और निक्षेपण क्रिया द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ। आशा है आपको इसके बारे में अवश्य ही जानकारी प्राप्त हुई होगी। आज के कार्यपत्रक को अपने उत्तर पुस्तिका पर करें। इसी के साथ धन्यवाद।